दोस्तों एनएबीएच की फोर्थ वाले वीडियो में हमने बात किया था एनएबीएच के चैप्टर्स के बारे में कि टोटल कितने चैप्टर्स होते हैं। तो अभी एनएबीएच की हमारे लगभग 4 वीडियो जो हैं वो ऑलरेडी डल चुके हैं, ये 5वां वीडियो है। तो इसी वीडियो के रिगार्डिंग आज की वीडियो हम सिर्फ बात करेंगे एनएबीएच के जो चैप्टर्स हैं। चैप्टर में भी जो पहला चैप्टर है एक्सेस ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ पेशेंट कंटिन्यूटी केयर, राइट? तो एएसी उसी के बारे में डिटेल्ड वीडियो होने वाला है ये। मैं राघवेंद्र सिंह सोलंकी स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल एनी मेडिकल ट्रेनिंग्स पर। यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर हम आपके लिए लेके आते हैं वर्ल्ड के टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट कोर्सेज की इंफॉर्मेशन, साथ साथ में मेडिकल और हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए वो तमाम जानकारियां जो आपके जीवन काल में एज ए हेल्थ प्रोफेशनल के रूप में आपको काम आती हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों हम कुछ नॉन मेडिकल सर्टिफिकेट की डिटेल भी आपके साथ में शेयर करते हैं। जैसे कि हमारा अभी माई गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा सीरीज चलता है कि उसमें जो भी व्यक्ति सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको इसमें पार्टिसिपेट करके वो भी वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं और अपना नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, शिक्षा कहीं भी शिक्षा कभी भी के साथ में एनी मेडिकल ट्रेनिंग काम कर रहा है। तो आप भी हमारे मिशन से जुड़िए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं ये एनएबीएच पार्ट 5 है और इस वीडियो में हम टॉपिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। जैसे आपने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो मैं आपको पहले ही वीडियो में ब्रीफ कर देता हूं कि इस वीडियो में आपको क्या-क्या चीजें मिलने वाली हैं, जिसी की वजह से आप हमारा पूरा वीडियो देखते हैं। अगर वो लगता है कि वो आपके काम का है तो आप ऑफ कोर्स उसको पूरा वीडियो देखिए और बताना मेरा काम है कि इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूं। तो आज के हम टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक जो है दोस्तों एनएबीएच का जो पहले चैप्टर है एएसी उसी के बारे में है। उसी के स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्ट एलिमेंट को समझने की कोशिश करेंगे और AAC1 क्या है, AAC2 क्या है, ऐसी तरीके से AF14 तक जो स्टैंडर्ड हैं, स्टैंडर्ड के अलावा हर एक 14 स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्ट क्या है, उसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षा कहीं भी शिक्षा कभी भी के साथ। NABH chapter AAC standard AAC10, there is an establishment quality assurance program for imaging services. अगेन कोई भी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो तो उसके लिए 3 चीजें बहुत मैटर करती हैं। पहला वो उस प्रोग्राम का डिटेल, उसका एसओपी क्या है, दूसरा क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, तीसरा सेफ्टी मेजर क्या है। अगेन राइट, और डॉक्यूमेंट आप किस तरीके से कर रहे हो। तो अगेन इसमें भी 10 AAC 10 में भी वही बात उन्होंने बोला है कि जो भी इमेजिंग सर्विसेज है उसको उसमें क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। इसके ऑब्जेक्ट एलिमेंट को समझ लेते हैं। AAC 10 के ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स क्या हैं। तो कमिटमेंट नंबर 1 ए क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम फॉर इमेजिंग सर्विसेज इज इम्प्लीमेंटेड, वो इम्प्लीमेंट होगा। क्वालिटी सेकंड कमिटमेंट क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम इंक्लूडेड टेस्ट फॉर द इमेजिंग इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट इमेजिंग इक्विपमेंट हैं उनके टेस्ट भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए कि वो उस चीज को अच्छे तरीके से कर भी पा रहे हैं, वो फिट है कि नहीं है, उनका मेंटेनेंस अच्छे से हुआ है कि नहीं है, वो सब चीजें उसमें मेंशन होंगी राइट क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम में। कमिटमेंट नंबर सी क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम इंक्लूड द रिव्यू ऑफ द इमेजिंग प्रोटोकॉल, जो इमेजिंग जो भी इमेजिंग प्रोटोकॉल हैं क्या वो उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम के अंतर्गत वो सारा गाइडलाइन और एसओपी होना चाहिए राइट। अब हम बात करते हैं अचीवमेंट बी के बारे में। इसी AAC 10 के अ सिस्टम इज इन अ प्लेस टू एंश्योर द एप्रोप्रिएट ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस एंड प्रोसीजर्स फॉर द क्लिनिकल इंडिकेशन, जो भी क्लिनिकल इंडिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा इमेजिंग सेंटर है वो एंश्योर कर रहा है कि नहीं एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन को, उसी को लेकर के ये अचीवमेंट होना चाहिए आपका AAC 10 का। सेकंड AAC 10 का अचीवमेंट क्या है, प्रोग्राम एड्रेस पीरियोडिक इंटरनल और एक्सटर्नल पीर रिव्यू ऑफ द इमेजिंग रिजल्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट सैंपलिंग, जो भी सैंपल आ रहे हैं क्या आप उनको एप्रोप्रिएटली तरीके से एड्रेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये आपको बताना पड़ेगा। एक्सीलेंसी क्या होगा AAC 10 का, द प्रोग्राम एड्रेस द डिनिको रेडियोलॉजिकल मीटिंग, जो भी सॉरी
जो भी क्लिनिको रेडियोलॉजिकल मीटिंग होगी, वो उसमें क्वालिटी एश्योरेंस को क्या करना पड़ेगा, आपको एड्रेस करना पड़ेगा कि भाई हमारा सेंटर है इस तरीके से ये सारी इन्वेस्टिगेशन करता है। कमिटमेंट नंबर जी, द प्रोग्राम इंक्लूड पीरियोडिक कैलिब्रेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑल इक्विपमेंट। अगेन ये स्टार है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो भी इमेजिंग इक्विपमेंट है उनका कैलिब्रेशन और मेंटेनेंस कैसे किया जा रहा है, ये उसमें आपके एसओपी में डिफाइन होना चाहिए। The program include the documentation of the corrective and preventive action. If any case अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कोई भी इंसिडेंस होता है तो उसका क्या करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन होगा आपके पास में। NABH chapter AAC standard AAC 11 there is an establishment safety program in imaging services। जो भी सेफ्टी इमेजिंग सेंटर है आपका, सॉरी जो भी इमेजिंग सेंटर है उस पर सेफ्टी प्रोग्राम होना चाहिए क्वालिटी के बाद में, सेकंड नंबर सेफ्टी प्रायोरिटी रहता है। अब समझते हैं एएसी 11 के ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स को। कमिटमेंट नंबर ए, द रेडिएशन सेफ्टी प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड। अगेन आपके जो भी इमेजिंग सेंटर है उसमें रेडिएशन सेफ्टी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। दिस प्रोग्राम इज अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी प्रोग्राम। ये जो सेफ्टी प्रोग्राम जो है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी प्रोग्राम के साथ में क्या अलाइन होना चाहिए। A patient are appropriately screened for the safety and risk before imaging। जो भी आप जो भी इमेजिंग करोगे पेशेंट का, उससे पहले पेशेंट को प्रॉपर तरीके से अप्रोप्रिएटली तरीके से स्क्रीन किया जाना चाहिए, राइट, कि वो उसके लिए तैयार भी है या नहीं है, या उससे कोई उसको खतरा तो नहीं है। इमेजिंग पर्सनल्स एंड पेशेंट यूज अप्रोप्रिएटली रेडिएशन सेफ्टी एंड मॉनिटर डिवाइस वेयर एप्लीकेबल। और अगेन इन्होंने बोला है कि जो भी उस रेडिएशन सेंटर में काम करेंगे लोग, उनके पास में रेडिएशन सेफ्टी प्रोग्राम होना चाहिए, आपके पास में रेडिएशन सेफ्टी इक्विपमेंट होना चाहिए। और अगर जरूरी है तो एक डिवाइस भी आती है जो रेडियो एक्टिव की फ्रीक्वेंसी को चेक करती है और वो आपको बताती है कि आपके कितना उससे खतरा है और वो कब तक है, राइट। तो किस तरीके से आप उसको मैनेज करते हैं, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत वो सब पॉसिबल होना चाहिए, राइट। Then radiation safety and monitoring device are periodically tested। अगेन मैंने बोला कि वो डिवाइस आपको हर महीने में कैलिब्रेट करना होता है, हर 15 दिन में कैलिब्रेट करती रहती है, आपको चीजें बताती रहती है कि क्या करना है। और वो पीरियडिकली टेस्टेड भी होना चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से डिवाइस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रिजल्ट आर डॉक्यूमेंटेड, और जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उस डिवाइस के अंतर्गत तो वो क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इमेजिंग एंड ancillary personals are trained in the imaging safety practice and radiation safety measures। जो भी पर्सन उस इमेजिंग सेंटर में काम करेंगे वो क्या होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, किसको लेकर के, इमेजिंग सेफ्टी प्रैक्टिस को लेकर के, कि हमें किन किन चीजों का ध्यान, डूज एंड डोंट क्या है हमारे, राइट। रेडिएशन सेफ्टी मेजर्स क्या हैं जिनको हमें फॉलो करना है उस सेंटर में काम करते हुए। कमिटमेंट नंबर जी, इमेजिंग सिग्नेज इज द prominently displayed in all appropriate locations। जो भी इमेजिंग साइंस हैं वो डिस्प्ले होना चाहिए कि भाई इमेजिंग सेंटर हमारा यहाँ है, और उसका इंडिकेशन ओवरऑल हॉस्पिटल में होने चाहिए, राइट, जिससे जो भी अननोन पर्सन आए तो उसको पता हो कि भाई हम डेंजरस एरिया में जा रहे हैं, राइट। तो ये आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत मेंटेन करना होता है। NABH chapter AAC standard AAC 12 patient care is the continuous and the multidisciplinary। पेशेंट केयर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस में भी हो सकता है और मल्टीडिसिप्लिनरी वे में भी हो सकता है, जो हमें AAC 12 के क्लॉथ में देखने को मिलता है। स्टैंड नंबर 12 का ऑब्जेक्ट नंबर 1A, ड्यूरिंग ऑल फेजेस ऑफ केयर देयर इज a qualified individuals identified as a responsible for the patient care। अगेन जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स होने चाहिए जो पेशेंट की केयर को क्या करेंगे, पेशेंट की केयर के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। कमिटमेंट नंबर बी, पेशेंट केयर इज द कोऑर्डिनेटेड इन ऑल केयर सेटिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी पेशेंट केयर है वो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट से क्या करेगी, कोऑर्डिनेट करेगा, जहां पे भी उसको जरूरत होगा वो उस चीज से, रिसोर्सेज से पेशेंट के केयर ट्रीटमेंट प्लान को मॉडिफिकेशन किया जाता है।
लैब का भी इंक्लूड होना है, डाइट का भी इंक्लूड होना है, तो जो भी डिपार्टमेंटल चीजें हैं उनके थ्रू उसको ऐड करते हैं और कोलैबोरेट करते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट केयर एंड रेस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट इज शेयर अमॉन्ग मेडिकल, नर्सिंग और अदर केयर प्रोवाइडेड। जो भी इंफॉर्मेशन पेशेंट के बारे में आपको पता चल रहा है किसी भी वे से, तो वो सारा का सारा आप किसके साथ में शेयर करोगे? मेडिकल टीम के साथ में, नर्सिंग टीम के साथ में और अदर केयर प्रोवाइडर्स के साथ में, कि भाई इनका ये नेक्स्ट स्टेप है। कोर कंपोनेंट क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंटेड स्टैंडर्डाइज्ड हैंडओवर। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक अच्छे तरीके से वेल मैनेज हैंडओवर प्रोसेस होगा। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग ईच शिफ्टिंग शिफ्ट, जो भी शिफ्टिंग है आपका चेंज होता है 2 के बाद में, 8 के बाद में, 8 to 8 के बाद में, तो वो कम्युनिकेट होना चाहिए कि भाई आपके शिफ्ट में कोई चेंजेस तो नहीं हुए हैं, राइट? और वो डॉक्यूमेंटेड होगा। बिटवीन शिफ्ट एंड ड्यूरिंग ट्रांसफर बिटवीन यूनिट और डिपार्टमेंट, चाहे वो शिफ्ट में हो, चाहे वो ट्रांसफर हो, चाहे वो यूनिट टू डिपार्टमेंट शिफ्टिंग हो, कहीं भी होगा पेशेंट का ईच एंड एवरीथिंग शेयर किया जाएगा उस ट्रांसफर पर्सन के साथ में, राइट? कमिटमेंट या हैंडओवर प्रॉपर तरीके से आपको देना होगा उस पेशेंट का। कमिटमेंट नंबर ई, पेशेंट ट्रांसफर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज डन सेफली अ सेफ मैनर। सो जब भी आप किसी पेशेंट को ट्रांसफर करोगे इन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत उसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सेफली होगा और सेफ मैनर में होगा। सेफली मतलब पेशेंट के साथ में कोई चीज गलत नहीं होनी चाहिए, पेशेंट के मेडिकल ट्रीटमेंट में कोई चीज गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और सेफ मैनर इन द सेंस मतलब जब भी आप पेशेंट को हैंडल करो तो पेशेंट को कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट वाइज भी, पेशेंट की सेफ्टी वाइज भी और ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन हैंडओवर के बाय के तरीके से भी, तो हर तरीके से सेफ्टी आपको बरतना है। आपके जो भी लोग हैं उनको बरतना पड़ेगा। रेफर ऑफ द पेशेंट टू द अदर डिपार्टमेंट स्पेशलिटी फॉलो रिटर्न गाइडेंस। जब भी वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट होगा तो उसके लिए आपके पास में एक रिटर्न क्या होना चाहिए? गाइडेंस होनी चाहिए कि आप उसको दूसरे डिपार्टमेंट में किस लिए और क्यों शिफ्ट कर रहे हैं। अचीवमेंट क्या होगा? अचीवमेंट जी, द ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर प्रिडिक्टेबल सर्विस डिलीवर बाय द adhering or to define timeline and inform the patient family and or caregiver whenever there is a change in schedule। जब भी कोई चीज चेंजेस होगा, पीरियडिकली सर्विसेज डिलीवर होगा, वो सारा का सारा एडियरेंस होना चाहिए। एक्सीलेंस की बात कर लेते हैं इस क्लॉथ का हम। तो एक्सीलेंस क्या है? एक्सीलेंस दोस्तों, the organization has mechanism in place to monitor whether adequate clinical intervention has take place in response to a critical value alert। क्लियर? दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि ये वीडियो ना चाहते हुए भी बड़ा हो रहा है। दूसरा चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ कि हम यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, जो हमें 2 4 5 मिनट का एंटरटेनमेंट चाहिए। हम यहाँ एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं, तो जब भी हम कोई ऐसी चीज करते हैं तो उसके लिए टाइम लगता ही लगता है। आई होप आप मेरी बात समझे होंगे और आप हमारा ये पूरा वीडियो देखेंगे। आप भी नोट्स बनाएंगे, दूसरे लोगों को भी समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम एक हर एक चीज को डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कमेंट करें और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप बात करते हैं एनएबीएच चैप्टर एएसी स्टैंडर्ड एएसी 13 की। द ऑर्गेनाइजेशन हैज एस्टैब्लिश्ड डिस्चार्ज प्रोसेस। जो भी अगर कोई भी मान के चलो कोई भी पेशेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, तो उसका एडमिशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, ट्रीटमेंट प्रोसेस हो गया, अब उसको डिस्चार्ज करना है तो वो प्रोसेस भी आपके पास में होना चाहिए। स्टैंडर्ड नंबर 13 की बात कर रहे थे, एएसी 13 की। ऑब्जेक्ट एलिमेंट के बारे में समझ लेते हैं। कमिटमेंट, द पेशेंट डिस्चार्ज प्रोसेस planned in constitutions with the patients and और फैमिली। जब भी आप किसी पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे तो आपके पास में वो डिस्चार्ज प्रोसेस क्या होनी चाहिए? अवेलेबल होना चाहिए। द डिस्चार्ज प्रोसेस इज द कोऑर्डिनेट अमंग वेरियस डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज इन्वॉल्व इंक्लूडिंग द मेडिको लीगल एंड सब
कॉन्टेक्ट केसेस, इफ एनी केस सपोर्टेड, अगर आपके पास में कोई इंश्योरेंस पैनल है तो आपको उस इंश्योरेंस पैनल को भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर कोई पेशेंट कैश का है तो पेशेंट फैमिली को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर कोई पेशेंट डिपार्टमेंट वाइज इन्वॉल्व है तो उन डिपार्टमेंट को भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपका ये पेशेंट इस वजह से डिस्चार्ज किया गया है। रिटर्न गाइडेंस, रिटर्न गाइड गवर्नेंस governs the discharge of the patient living against medical advice। अगर कोई पेशेंट विदाउट मेडिकल एडवाइस के डिस्चार्ज जाना चाहता है तो वो भी पॉलिसी आपके पास में होना चाहिए। A discharge summary is given to all the patient leaving the organizations, चाहे वो पेशेंट इंक्लूडिंग द पेशेंट लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस ही क्यों ना हो, चाहे वो पेशेंट लामा में ही क्यों ना जाए, चाहे वो पेशेंट किसी भी कंडीशन में डिस्चार्ज हो रहा हो, लेकिन वी यू शुड प्रोवाइड द डिस्चार्ज समरी along with the patient, right? अचीवमेंट क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन एडहियर द प्लान डिस्चार्ज, मतलब सिंपल सा बात है कि ऑर्गेनाइजेशन को डिस्चार्ज प्लान को क्या करना पड़ेगा, प्लान डिस्चार्ज एडियरेंस पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा। एक्सीलेंसी क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन conform to the defined time frame for discharge and make continuity improvement। अगर कोई पेशेंट का डिस्चार्ज का आज का बोला है, अभी का बोला है, तो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल, प्रॉपर एसओपी उसके पास में होना चाहिए कि हमें पेशेंट को कैसे डिस्चार्ज करना है और टाइम फ्रेम के अंतर्गत कैसे करना है। वो एक्सीलेंसी आपकी होती है जो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते हो और धीरे धीरे आता है। एनएबीए चैप्टर एएसी का लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टैंडर्ड जो है एएसी 14 है, द ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड कंटेंट ऑफ द डिस्चार्ज समरी। जो भी डिस्चार्ज समरी दोगे उसमें डिफाइंड कंटेंट अवेलेबल होगा। स्टैंडर्ड 14 को समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट एलिमेंट क्या है? कमिटमेंट ए, अ डिस्चार्ज समरी इज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट इन द टाइम ऑफ द डिस्चार्ज। जब भी कोई पेशेंट डिस्चार्ज होगा उस टाइम पे आपको पेशेंट को डिस्चार्ज समरी देना पड़ेगा। कमिटमेंट नंबर बी, डिस्चार्ज समरी कंटेंट द पेशेंट नेम, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगेन आप देख लेना जो डिस्चार्ज समरी है उसमें क्या क्या होना चाहिए, पेशेंट नेम होना चाहिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, राइट, एंड ट्रीटिंग डॉक्टर, और जो जिस भी डॉक्टर ने उसको देखा है वो ट्रीटिंग डॉक्टर होना चाहिए। डेट ऑफ द एडमिशन, कब वो पेशेंट एडमिट हुआ था, एंड डेट ऑफ द डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कब हुआ था, वो सारा मेंशन उस डिस्चार्ज समरी के अंदर होना चाहिए। डिस्चार्ज समरी कंटेन द रीजंस फॉर द एडमिशन, के वो पेशेंट एडमिशन क्यों लिया उस पेशेंट ने, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, आपने उसको क्या, आपने जब लैब इन्वेस्टिगेशन किया तो आपने क्या पाया, एंड डायग्नोसिस, पेशेंट का डायग्नोसिस क्या होगा, पेशेंट का कंडीशंस एट द टाइम ऑफ द डिस्चार्ज, जब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका उस समय पे कंडीशन क्या था, ये कमिटमेंट सी है। डिस्चार्ज कमिटमेंट नंबर डी, डिस्चार्ज समरी कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स, एनी प्रोसीजर परफॉर्म, जो भी प्रोसीजर किया है वो, और मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, क्या क्या मेडिकेशन दिया गया उसका शॉर्ट टाइम मेंशन, और अदर ट्रीटमेंट गिवन, अगर उसके अलावा कोई ट्रीटमेंट दिया गया, फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशनल, अदर कोई योगिक थेरेपी, तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा डिस्चार्ज समरी के अंतर्गत। डिस्चार्ज समरी कंटेंट फॉलो अप द एडवाइस, के पेशेंट को अगर इफ एनी केस कुछ होता है तो किससे, कब और क्यों एडवाइस ले सकते हैं। मेडिकेशन एंड अदर इंस्ट्रक्शन, मेडिकेशन कोई है या नहीं है उसकी भी इंफॉर्मेशन उस डिस्चार्ज समरी के अंतर्गत होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल मैनर में, जिससे वो पेशेंट समझ पाए और खुद से उन चीजों को फॉलो कर पाए। अचीवमेंट क्या होगा, डिस्चार्ज समरी इनकॉर्पोरेट इंस्ट्रक्शन अबाउट व्हेन एंड हाउ टू ऑब्टेन द अर्जेंट केयर। डिस्चार्ज समरी वो प्रोसेस, वो कागज होता है जिसके बेस पे कोई भी पेशेंट क्या करता है, अर्जेंट केयर ले सकता है बिना टाइम गवाए, राइट। कमिटमेंट नंबर जी, in case of a death the summary of the case also include of the case of death, cause of death। अगर कोई पेशेंट का डेथ भी हो जाता है तब भी उस पेशेंट का डिस्चार्ज समरी बनेगा और जिसमें कॉज ऑफ डेथ इंक्लूड होना चाहिए। दोस्तों मुझे भरोसा है कि आप, हमने जो कोशिश किया अपने एएसी के चैप्टर 1 से लेकर के 14 तक हर एक चीज को डिटेल में आपको समझाने की कोशिश किया है। मैं इस चीज के लिए अगेन आपसे मांगता हूं कि ये वीडियो हमारा जरूर बड़ा हुआ है, लेकिन भरोसा कीजिए कि इस वीडियो में जिस तरीके से हमने समझाया वो कोई भी नहीं समझाएगा, और आपको हर एक चीज समझाने की कोशिश किया है, हर एक कमिटमेंट, हर एक कोर, हर एक चीज को, राइट।
तो आपको मेरे को भरोसा है कि आपको अगर आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे सिर्फ़ सीखने को आए हो, तभी आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में। कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट नहीं करेंगे तो आपको हम आपके डाउट हम क्लियर नहीं कर पाएँगे, राइट? अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, प्रेस कर दें, ऑल पे क्लिक करके रखें, जिससे जो भी अपकमिंग वीडियो आएगा, अभी हमारा एनएबीएच का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा एनएबीएच का सेकंड चैप्टर आएगा, जिसके बारे में बेसिक समझेंगे। उसके बाद में फिर उसके अंदर टोटल स्टैंडर्ड कितने होते हैं वो समझेंगे। फिर अगेन हमारा एक इसी तरीके से पूरे स्टैंडर्ड, पूरे जो जो भी चैप्टर नंबर 2 के स्टैंडर्ड हैं उनको डिटेल वीडियो आएगा, राइट? तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। साथ-साथ में अपने उन हॉस्पिटल के लोगों के साथ में भी शेयर कर दें जो एनएबीएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।